बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है। आप मॉडल हैं, आप एक्ट्रेस हैं एंड वेरी लर्नड लेडी। 12 साल से आप उन्हें देख रहे हैं, वो रैंप पे हों कि सिल्वर स्क्रीन पे, जहां भी जाती हैं अपना नक्श छोड़ती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आमना इलियास साहिबा। शो आमना। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला। दिस वाज अ लवली इंट्रो वीडियो। थैंक यू सो मच। ये हमारी टीम ने, जनाब शबीर साहब ने, हमारे प्रोड्यूसर ने बड़ी मोहब्बत से आपके लिए तैयार किया है। थैंक यू। आमना, अब आप लोगों के बारे में इतना लोग जानते हैं जो स्टार्स होते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि भाई कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट की जाए ना। तो चले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आपके नज़दीक आमना इलियास कौन है और क्या है? आई थिंक हर इंसान कुछ सालों बाद चेंज होता है और आई थिंक मैंने अब आके अपने बारे में ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, प्रॉपर इंट्रोवर्ट। अच्छा। मेरा नहीं दिल करता कहीं जाने को, मेरा नहीं दिल करता सोशल पार्टीज पे जाने को या सोशलाइज करने को। मैं बहुत खुश रहती हूँ अकेले अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में। सो आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट मी मेरे नज़दीक इज के आई लाइक सिंपल थिंग्स। सुबह की धूप, गार्डन में वॉक, किताब पढ़ ली, घर वालों के साथ, अपनी अम्मी के साथ जितना वक्त गुजार सकूं। वेरी गुड। क्योंकि वो भी शी इज एजिंग। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इंसान की अपने घर को अंदर से परफेक्ट बनाने की। सो मैं वो सारा वक्त अपने घर के अंदर गुजारना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात, क्या बहुत ही आला बात। क्योंकि स्टार्स तो स्टार्स है, आम आदमी भी जो है वो इतनी दौड़ में लगा हुआ है। बिल्कुल। और हमने देखिए कि जो कुछ वो सोचता है, अगर उसको अल्लाह ताला उससे 10 गुना भी दे देता है तो वो मजीद के पीछे दौड़ता रहता है। बिल्कुल। और ये जो असल खुशी है या जिन लोगों के साथ वक्त गुजारने के लिए वो दौड़ रहा होता है, वो उनके साथ वक्त नहीं गुजारता। ऐसी ही बात, उन्हीं चीजों के पीछे भागता रहता है। ऐसी ही बात है। बिल्कुल। तो इंट्रोवर्ट हो गई हैं, ये थी हमेशा से? मेरे ख्याल से मैं बचपन से इंट्रोवर्ट थी हूँ, क्योंकि मुझे सोशल एंजाइटी हमेशा बहुत होती थी जब भी मैं पब्लिक जगहों पे जाती थी। अगला सवाल ही ये बनता है कि इतनी शाय लड़की या बच्ची या इंसान जो है, और फिर उसके बाद जब वो रैंप पे जाता है और लोग देख रहे हैं, सारी निगाहें उसके सामने, और मखसूस तरीके से उसे चलना है, बिहेव करना है, लिबास को कैरी करना है, तो वो फिर कैसे करती थी? I don't know. शुरू में कैसे करती थी? अब तो चलिए आपके लिए देखिए, नर्वसनेस तो आज भी उतनी ही होती है जब भी आपने स्टेज पे जाना है या आपने थिएटर करना है। मैं थिएटर करती हूँ, मैंने अभी लास्ट ईयर एक थिएटर किया है, थिएटर प्ले। तो नर्वसनेस तो हर दफा स्टेज पे जाने से पहले आपको पता है होती है। हम सबको ही होती है, सबको ही होती है। और आई थिंक अगर वो होना बंद हो जाए तो दैट्स अ प्रॉब्लम। यार ये बंद क्यों हो गया है? आप अपने काम को सीरियस नहीं ले रहे। आप अपने आप बहुत इजी हो गए लाइफ में। सो वो तो होती है, लेकिन आई थिंक मैंने हमेशा अपने काम को काम की तरह लिया है एंड आई एम अ हाईली प्रोफेशनल पर्सन। तो मैं कोई भी ऐसी चीज, अपनी कोई जात की भी ऐसी चीज आड़े नहीं आने दूंगी अपने काम के, जिसकी वजह से मैं अपनी ऑडियंस को या घर जाके अपने आप को डिसअपॉइंट करूं। लेकिन कभी आपने सोचा कि इंट्रोवर्ट क्यों थी आप? आई थिंक जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं बहुत छोटी थी और बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोगों से ओहदे के बड़े, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर। और सो आई थिंक जब मैं उन सब लोगों के सामने आई, बड़े बड़े स्टार्स से मिली, जब आप आई तो ये विनी वगैरह काम कर रही थी? बिल्कुल। सो इट वाज क्वाइट इंटिमिडेटिंग। बड़ा ऑरा था इन लोगों जी, तो बड़ा ऑरा होता था इन लोगों का और काफी इंटिमिडेटिंग होता था सब। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी इस। एंड यू नो हाउ कि हमारी इंडस्ट्री किस तरह की है। बहुत कट थ्रोट है, बहुत कंपेटिटिव है। दुनिया ही ऐसी है जहां आपको लग रहा होता है लोग आपके दोस्त हैं, वहां आपका कोई दोस्त भी नहीं होता। आपको अपनी मेहनत से ही सर्वाइव करना होता है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सहम गई। तो शुरू में आपको जो लॉट थी उस जमाने में, खासतौर पे विनी और विनी के साथ के जितने भी लोग थे, तो आपको वेलकम किया गया? जैसे हम लोग आए अपने शोबे में तो हमारे जो सीनियर्स थे, मुझे तो बहुत इसका यानी कि मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि अमजद साहब थे, फराज साहब थे, हमें तो बहुत। डेफिनेटली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। एवरीबडी वाज वेरी वेलकमिंग। मुझे याद है विनी, एरज
मंजूर होती थी उस जमाने में, वन ऑफ माय फेवरेट मॉडल्स। और एज तो कुछ भी नहीं करती थी इसके अलावा ना। जी जी, एंड सो ब्यूटीफुल। एंड मुझे याद है मेरे मॉडलिंग में आने के बाद मैंने उनके साथ एक ही शूट किया है, एंड देन शी रिटायर्ड। सो आई रिमेंबर एवरीबडी वाज वेरी वेलकमिंग, बट ऑफ कोर्स पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आई एम श्योर आपको भी अगर 10 लोगों ने वेलकम किया तो बीच में 2 ऐसे निकल आते हैं गंदे अंडे जो So in the modeling world, everybody was very welcoming. I think modeling industry is much more safer for girls than any other industry. जबकि एक perception है कि you know कि मॉडलिंग इंडस्ट्री लड़कियों के लिए एक अच्छी जगह नहीं है और एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। ये बड़ी अहम बात है, ये परसेप्शन, ये बड़ी हैरतकुन बात भी है। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। ये हैरानकुन भी है, ये अहम भी है, और ये शायद जैसे कि आपका तजुर्बा है उस हवाले से फिर तकलीफ दे भी है ना, कि आप एक शोबे में हैं, उसमें आपका नाम है, पैसा है, फेम है, मगर आप ये समझती हैं कि सोसाइटी ये समझती है कि ये एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, तो वो कहीं अंदर से एक उर्दू का एक लफ्ज़ है खुदबुद सी रहती है, एक परेशानी रहती है। अब नहीं रहती, रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी। नहीं, अब नहीं रहती, बिकॉज अब आई डोंट गिव अ डैम व्हाट पीपल थिंक, यू नो। जब आप उस एज में आ जाते हैं जब आपको लोगों के परसेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हकीकत से फर्क पड़ता है। शुरू में थी, हाँ जी बिल्कुल, एज अ यंग गर्ल। हम सब शोहरत नहीं चाहते, इज्जत भी तो चाहते हैं ना। और इज्जत का एक इशू ये है कि जैसे कि आपने कहा, एक वक्त आता है कि आप समझते हैं कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं गलत नहीं कर रहा, मगर एक उम्र तक आप ये समझते हैं कि इज्जत वो है जो लोग देंगे, तो ये भी तो एक इशू है। देखिए, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है कि इज्जत, शोहरत लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है। बात ये नहीं है कि लोग इज्जत नहीं देते। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी इंसान ने मुंह पे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। सबने हमेशा इज्जत ही दी, प्यार दिया, बहुत ज़्यादा यू नो अप्रिसिएशन हमेशा मिली है। इनफैक्ट जब मैं मॉडलिंग में भी, व्हेन आई केम ऑन द टॉप, इट वाज वेरी अप्रिशिएटिव सबके साथ। सुपर मॉडल है, हाँ जी, सुपर मॉडल। लेकिन जब शुरू में मैंने मॉडलिंग शुरू की, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, सो जिस तरह की सोसाइटी में मैं पली बड़ी हूँ, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, सफेद पोश लोग। और आपके बारे में तासुर ये, आपका ताल्लुक तो अशराफिया से, नहीं एलीट से। नहीं, कैसी बात, सीरियसली। इसी जगह को बात हो रही थी तो माधुरी से किसी ने पूछा कि सुना आप अनिल कपूर से ज्यादा पैसे लेती हैं। अच्छा। इंडिया में आपको पता है जी, फीमेल फिल्म स्टार्स हैं उन्हें कम मिलते हैं। हाँ। तो कहने की चलिए अब बात हो ही गई है तो समझने दे लोगों को। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। होता ये था कि उस वक्त जब मैंने, आई वाज 16 इयर्स ओल्ड जब मैंने मॉडलिंग शुरू की, और अक्सर बहुत ही, और ज़्यादातर ये मुझे ख़वातीन से सुनने को नहीं मिलता था, मर्द हज़रात से। फ्रेंड्स आपके बनते हैं, यू नो, एज यू आर ग्रोइंग अप, सो ऐसा फील कराते थे लोग कि मॉडलिंग एक बहुत ही गलत पेशा है। हाँ। और इसके अंदर जो लड़कियां आती हैं वो एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होती, या गलत लड़कियां होती हैं, या यू नो लाइक वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस काम में बहुत जिस्म की नुमाइश है। हाँ। तो ये काम ठीक नहीं है। हाँ। मेल मॉडल आसमान से उतर होता है। लेकिन असल में देखा जाए तो जिस्म की नुमाइश नहीं है, इट्स कपड़ों की नुमाइश है। हाँ। अब वो कपड़े पहनने के लिए आपको एक इंसान तो चाहिए, मर्द या औरत जो भी है, राइट। सो वो चीज़ फील होती थी कि लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन कुछ सालों बाद मैं मशहूर हो गई और मैंने अपना एक नाम बना लिया और इज्जत भी बना ली, और एक प्रोफेशनल के तौर पे मैं मशहूर हो गई। मोर लाइकली जहाँ पे लोग आपको सीरियसली लेना शुरू हो गए कि हाँ, शी इज अ प्रोफेशनल मॉडल, तो वो बात डाई डाउन हो गई। ठीक है। बट आई एम श्योर हर लड़की जो नई आती है वो ये सोसाइटी की तरफ से वो जरूर ये फेस करते हैं। अगर आप देखें तो जो टाइमिंग्स हमारे काम के हैं वो तो एक नॉर्मल आदमी तो वो सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर आप, इफ आई टेल यू कि कल मैं अपनी शूट के लिए आई वोक अप एट 3:30 इन द नाइट, 4 बजे मेकअप आर्टिस्ट मेरे होटल के कमरे में थे, 3 लोग। हम वहां से 1 घंटे में तैयार हुए हैं, 5:30 बजे हम गाड़ी में बैठे हैं, और उसके बाद हम 7 बजे छांगा मांगा पहुंचे हैं, और 8 बजे मैं कैमरा रोल करने के लिए कॉस्ट्यूम पहन के खड़ी थी, और फिर वहां से 5 बजे पैकअप हुआ है जब सूरज खत्म हुआ है। सो इट्स इनसेन। सो अगर लोगों को लगता है कि जी यहाँ पे सब कुछ बहुत हंकी डोरी है और बहुत मजा आ रहा है और पार्टियां चल रही हैं और यू नो लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो कुछ नहीं हो रहा होता। इट्स पेन, मतलब तकलीफ दे काम है बहुत। और कभी ये हुआ आपको सामना इसका कि जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं
उनके यहाँ भी आदमी बाज़ औक़ात हैरान रह जाता है कि यार ये इतने पढ़े लिखे के हवाले से या आर्ट के हवाले से या शोबिस के हवाले से आपने देखा होगा रोज टेलीविजन पे चल रहा होता है, वो लोग जो इस शोबे के भी होते हैं उनकी भी राय इस शोबे के बारे में जो होती है बंदा हैरान ही रह जाता है। उसके ऊपर आप क्या कहें? उनको थेरेपी की जरूरत है। उनकी अपने आप से कोई जंग चल रही है। तो छांगा मांगा में सिर्फ आपने शूट किया या अपना कुछ जानवर भी देखे? कोई जानवर नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, शूट किया, पाँव का अंगूठा तोड़वाया। क्यों? तो मैं एक फिल्म करने जा रही हूँ जिसका नाम है सेलम, और वो एक एक्शन फिल्म। सेलम सालम यार टू अर्ली फॉर मी टू टेल यू गाइस दैट, लेकिन नाम भी नहीं ठीक बता रही हैं क्योंकि हम अभी श्योर नहीं है कि यही नाम होगा या नहीं होगा, बट इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस दे से। ठीक है, कहानी का नाम से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, सो इस पे इतना फोकस ना करें। तो किक विक मारी आपने किसी को? सर आप देखिएगा, किक तो बहुत ही पीछे रह गई है। वाह भाई वाह। तो जो जैकी चैन के साथ आया करती थी, पाकिस्तान की मिशेल खान होने जा रही हैं आप? तो अभी वो तो ऑडियंस और आप लोग ही डिसाइड करेंगे, मुझे नहीं पता, बट अल्लाह करे। ये बहुत अच्छी बात है कि एक्शन जॉनरा जो है ना उस पे काम होना चाहिए। यस। आपने कभी आम लाइफ में आपने किसी को किक मारी है? जी। अब ये मत पूछना किसको। नहीं मैंने देखे नहीं पूछा, लेकिन बुरी बात हो जाएगी। बहुत सी मॉडल्स के पेट पे लात मारी है आने के बाद। यार वैसे लोग ना अपने पेट पे खुद ही लात मारते हैं। हाँ, अपनी काहलियों, सुस्तियों और हरामखोरी। इससे पहले कि और खुली डुली गुफ्तगू हो, और ये बुनियादी तौर पे पंजाबी के एक्सप्रेशन जो है ना, आमना के बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि ये बहुत सबसे ज्यादा शौक से पंजाबी बोलती हैं, और पंजाबी आपको पता है जरा खुली डुली जुबान है। तो वापस आके जरा फिर इनसे बात करते हैं, इससे पहले कि हरामखोरी और हरामी जो है ना कहीं और जाए। थोड़े से वक्त के बाद आप साथ हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आमना इलियास साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आमना इलियास साहिबा। रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? आमना, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी मेरा आमना से सवाल है कि आपकी एक फिल्म थी जिंदा भाग, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी थे, इनके साथ काम का तजुर्बा कैसा रहा? कोई मज़ेदार वाक़या बात इनके हवाले से शेयर करें। इनके नसीरुद्दीन शाह साहब इज अ लेजेंड हिमसेल्फ। आई मीन उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्या बात। आई वाज वेरी ऑनर्ड टू हैव शेयर्ड स्क्रीन विद हिम, एंड तो उनका बस यही था कि बहुत सख्त थे हमारे साथ। मेरी पहली दूसरी फिल्म थी उस वक्त, और मुझे याद है हमारी एक एक्टिंग ट्रेनिंग हुई थी उनके साथ। 8 दिन की हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें मैं थी, मेरे जो 3 को एक्टर्स थे वो सब थे, और वो बड़ा हमें सुबह से शाम तक हम उनके साथ ही होते थे, तो खाना भी साथ खा रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं। तो मुझे याद है एक दफा एक इमेजिनरी एक्सरसाइज थी जिसमें मैं नेल कलर लगा रही थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे एक्टिंग की नेल कलर लगाने की। तो हुआ ये कि मैंने ना बॉटल यूं पकड़ ली अपने हाथ में, और मैं यहीं से उसमें नेल कलर निकाल रही हूँ और यूं लगा रही हूँ। तो उन्हें समझ नहीं आया कि यहाँ से कैसे कि यहाँ से कैसे, तो गिर जाएगा, तो गिर जाएगा जब तुम ऐसे करोगी तो। बट अगेन यू नो यू आर स्टूपिड, यू आर यंग। अब इमेजिनरी में तो इतनी भी कोई मैं पर्टिकुलर नहीं थी, तो मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी उस क्लास में। बट आई थिंक उस डांट जाए कि मैं कुछ थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। तो उन्होंने उस मौके पे आपको कहा, फिर गाइड किया? बकायदा उन्होंने मुझे डांटा। What nonsense is this? You don't have brain. और मैं बड़ा लो भी हो गई थी कि मुझे डांट पड़ेगी, बट इट्स ओके। आदमी सीखता है फिर, और बाद में बाजू का रियलाइजेशन होती है। बट इज अगेन डांट एक तरफ, बट वेरी ह्यूमरस, वेरी काइंड, वेरी इंटेलेक्चुअल, ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग। बहुत ही एक मजेदार किस्म के इंसान जो कि अपनी मस्ती में मस्त है। मुझे ऐसे लोग पसंद है। बहुत सारी तालियां। जी आमना दी, जब आप हंसती हैं तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। क्या आप हर वक्त इसलिए हंसती रहती हैं?
बड़ा नोटिस किया अभी उन्होंने। जवाब चाहिए पता नहीं, नहीं मुझे तो नहीं लगता मेरे दांत मोतियों की तरह चमकते। होता है जनरली मैं अब तारीफ के उसमें समझ नहीं आती बातों का, आदमी क्या आदमी क्या बोले, और बड़ी अजीब सी तारीफ, लेकिन नहीं मुझे मिलता है तारीफ उसे ठीक किया। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आई हैव अ गुड स्माइल, और मेरे मोतियां वर्गे दांत है, तुसी पहली बार सुने होने। नहीं, ये भी मैंने पहली दफा नहीं सुना। अच्छा, मैंने ये सुना है बहुत दफा कि आपके दांत बड़े साफ हैं। पहली मर्तबा किसने कहा था आपको? मेकअप आर्टिस्ट अक्सर कहते हैं, वही मुंह के इतने करीब होते हैं ना। तो मुझे याद है कि मैं किसी सेट पे थी और कोई मेकअप आर्टिस्ट था, मुझे याद नहीं, वो आया है, मेरा ग्लॉस लगा रहा, हाय दीदी तुम्हारे दांत कितने साफ है। चला गया। हमने अभी स्माइल की बात हुई, तो आजकल सोसाइटी में बॉडी शेमिंग को बहुत कॉमनली लिया जा रहा है, हर कोई बॉडी शेम करता है एक दूसरे को, और आपको भी आपकी कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुत ट्रोल किया गया है, तो आपने कैसे हैंडल किया? आई थिंक बहुत बुरा लगता है जब आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे कोई भी इंसान कोई टॉन्ट करे, तो काफी बुरा लगता है। मुझे हैंडल कैसे करना चाहिए उसे? इसलिए कि देखे ना, जैसे आप कॉन्फिडेंट थी और आप नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। अच्छा नहीं, अच्छा मुझे तो शुरू में प्रॉब्लम हुई जब तक ये बात किसी ने रियलाइज नहीं की तब तक मुझे पता ही नहीं था कि दिस इज ऑल्सो अ थिंग, कि ये भी एक बात, ये भी कोई चीज होती है, और इसकी बेसिस पे आपको लोग जज करते हैं, आपको नंबर मिलते हैं इस बात के। तो मुझे नहीं पता था। हाँ, बचपन में ती खाला घर पे आई तो कहा कि अरे तू धूप में खेल खेल के तूने क्या अपने आप को साड़ लिया है। अब नहीं, शुरू वहीं से होता है। हम हाँ, लेकिन उस वक्त भी इतना नहीं पता चलता था। घरों में भी जरूरत है इसकी। बिल्कुल आई एग्री। तो वो भी बेचारी, लेकिन मैं रियलाइज करती हूँ कि वो बेचारियां खुद, जो मेरी खाला है और यही सब उन्होंने भी फेस किया, और वो सोसाइटी के हाथों मजबूर हैं कि जी रिश्ते नहीं आएंगे लड़कियों के, तो जी शादियां नहीं होंगी, और अल्टीमेटली तो बात उनके लिए तो वहीं आकर खत्म हो जाती थी। सो हैंडल मैंने इसको इसी तरह किया कि एक नंबर 1, जब मुझे मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो मैंने इस बारे में बात की। अच्छा। मैंने लोगों को ये बात बताई, और मैं घबराई नहीं ये बात करने से पहले, कि मेरे कम्प्लेक्शन की वजह से मुझे जितने लोग अप्रिशिएट करते थे उससे शायद थोड़ी कम मिकदार में, लेकिन लोग थे जो मुझे कास्ट नहीं करते थे। अच्छा। या जो मुझे कास्ट करते थे तो फिर वो मुझे मेरी अपीयरेंस को चेंज करने की कोशिश करते थे थ्रू मेकअप। वेरी सैड। सो वो एक साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे एक टोल आता है कि आप ये सोचने लगते हैं कि एम आई नॉट गुड इनफ, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मैं ठीक नहीं हूँ। वो उनको नहीं पता कि वो भी ये कर जाते हैं आपके साथ फ्लो में, बिकॉज उनका क्राइटेरिया ये है कि उन्हें एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन चाहिए। क्राइटेरिया गोरा रंग रह गया, हालांकि हर रंग में बेपनाह हुस्न, हर रंग में, हर शेप में। मैं तो समझ, मैं कह रही हूँ इट्स ओके अगर आपका क्राइटेरिया वो है, तो आप फिर उस क्राइटेरिया पे जाएं। ठीक है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। मैं ये समझता हूँ उसको तब्दील करने की जरूरत है। मैं सोचे कि हर चीज में हुस्न है, हर रंग में हुस्न है। एब्सोल्युटली। मैं अगर मिसाल देना चाहूँ, बुरा तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। आप मॉर्गन फ्रीमैन को देखें, आप डेंजिल वॉशिंगटन को देखें, आप हेली बेरी को देखें, क्या हसीन लोग हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब हमारे, हम उन पे जान छिड़कते हैं, और सारे गोरे थोड़ी होते हैं। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान एवर जिसने कभी इस बारे में बात की। अब तो बहुत सारे लोग करते हैं। सो एक उसके बाद आई रिमेम्बर एक पूरा अगले दिन ऑन एवरी न्यूज़पेपर, एवरी हेडलाइन, इट वाज मी के क्या बात कर दी। दैट वाज, इट्स स्टिल कंसिडर्ड द बेस्ट स्पीच एवर इन द हिस्ट्री। सो बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो दिल से चीज आई थी, वो एक बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस से वो बात आई। हमारे साथ मौजूद हैं जॉली, बबली, लर्नर, ब्यूटीफुल आमना इलियास साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, थोड़ी वक्त बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आमना साहिबा, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरा एक रिग्रेट ज़रूर है कि मैं कभी कभार मैं चैरिटी करती हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा मज़ीद और करूँ। लेकिन कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस में वो होती हूँ कि मैं कुछ देखती हूँ और मैं आगे बढ़ जाती हूँ, तो उसके बाद में मुझे बहुत गिल्ट होता है, मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि यार मैं उस इंसान की मदद कर देती। तो बस यही रिग्रेट मुझे हर वक्त होता है और हर वक्त रहता है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। बात ऐसा होता है कि हम करना चाह रहे होते हैं, सिग्नल खुल जाता है और हम निकल जाते हैं, और फिर समझ नहीं आती है, लेकिन मुझे रिग्रेट रहता है। यस, मुझे इस बात का रिग्रेट रहता है। कोई ऐसा गिल्ट जिस पे कॉन्शियस जो है वो तंग करता रहता होगा, अच्छा ये आमना इलियास मुझसे गलती हुई थी?
हाँ, ऐसे गिल्ट तो बहुत सारे हैं जिंदगी में. आई थिंक अ रिलेशनशिप दैट आई हैड, जो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी टाइम तक अपने आप को उसके लिए गिल्टी फील करती रही कि यू नो व्हाई डिड आई डू दैट, एंड उसका मुझे बहुत गिल्ट होता था. अदर नो, उस रिलेशनशिप का गिल्ट था, रिग्रेट कह लें. हाँ, उस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा आपसे हुआ जिसकी वजह से गिल्ट? देखिए, ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है ना. सो आई थिंक ऐसा तो नहीं है कि 100% इट वाज, बट सम थिंग्स वर आल्सो माय फॉल्ट, आई फील. उसके अलावा मुझे एक जो बहुत वियर्ड गिल्ट होता है, जो मुझे हर वक्त रहता है, जिन दिनों में दोपहर में सो जाऊं या ज्यादा सो जाऊं, तो मुझे उठने के बाद बहुत गिल्ट होता है. मेरी एनर्जी लो हो जाती है, मुझे गुस्सा आने लगता है, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि मैंने ज्यादा क्यों सो लिया है. मुझे ऐसा लगता है मिसिंग आउट ऑन लाइफ. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज काम कम किया है या वक्त मैंने अपना जाया कर दिया है. और ये बहुत ही स्टूपिड बात है और किसी को भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है. और तो एक ये गिल्ट मुझे हमेशा रहता है. दैट इज़ द ओनली गिल्ट दैट आई हैव. अदरवाइज मुझे गिल्ट्स नहीं होते इस तरह. दुख होता है चीज़ों पे. किन चीज़ों पे दुख होता है? अम्मी से अगर बदतमीजी कर लूं, अब तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन एक वक्त था जब कर लेती थी. छोटे होते हैं हम तो. हाँ, आई थिंक उसका भी गिल्ट है कहीं ना कहीं अब तक, कि माँ बाप से जब आप बदतमीजी कर जाते हैं बहुत ज्यादा. और आई थिंक विद एज जब आप बड़े होते हैं और आप रियलाइज करते हैं कि वो क्या क्या दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और जो सब कुछ आज हम फेस कर रहे हैं उससे कहीं बुरा उन्होंने फेस किया हुआ है. और फिर हमें पाला, हमें पाला. एंड मेरी अम्मी तो ऐसी हैं कि एज अ सिंगल मदर, जिनकी 4 बेटियां और 1 बेटा, और जवानी में ही वो शी लॉस्ट हर हस्बैंड. तो सो फिर ये सब सोच के गिल्ट होता है कि यू शुड बी काइंड टू योर पेरेंट्स एंड टू पीपल अराउंड यू. बट आप उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितनी जिंदगी रह गई है उसमें कोशिश करें कि ना करें. रिपेंटेंस और वो खुद एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ी मरहम होता है अपने लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी. ये जो रियलाइजेशन है या उससे कह देना, जिससे भी रिश्ते में आदमी समझता हो कि मुझसे गलती हुई है, तो मेरे ख्याल में उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं. बिल्कुल बेहतर हो जाती हैं. एंड आई थिंक आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को भी आप माफ़ करें. जब आप अपने आप को माफ़ करेंगे तो ही आप अगले के लिए कुछ कर सकते हैं. और जो आप बात कर रही थी ना, जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप चाहें भी तो माफ़ नहीं कर सकते अपने आप. बिल्कुल ऐसा ही. लेकिन आई थिंक माँ बाप के साथ तो ये है कि आप उनसे, माँ बाप तो वैसे ही आपको माफ़ कर देते हैं, उनका बहुत बड़ा दिल होता है. तो ऑफ कोर्स मैं माफ़ी मांग लेती हूँ जब भी. मैं सिर्फ अपनी वालदा से ही नहीं, मैं किसी से भी अगर मैं ऊंची आवाज़ में भी बात करूँ, बी इट माई हेल्प, बी इट माई असिस्टेंट, समबडी एट वर्क, मुझे ये मेरे बारे में बात है कि मेरा जब गुस्सा ठंडा होता है या मैं नॉर्मलाइज होता है, मैं फौरन उससे अपोलोजाइज कर लेती हूँ. यार आई एम वेरी सॉरी, बट ये उस वक्त ये था, रीजन था, तो मैंने इसलिए मैंने ऊंची आवाज़ में बात कर ली या बदतमीजी कर ली. सो आई अपोलोजाइज. राइट लेफ्ट एंड सेंटर में अपोलोजाइज करती रहती हूँ लोगों से. और कितनी देर में गुस्सा ठंडा होता है हमने लिहाज का? बहुत जल्दी. बहुत जल्दी. चलें, अच्छी बात. अभी आपने जिक्र किया आपके वालिद का अर्ली इंतकाल हो गया था. जी. मोर देन 20 years. ओहो. आप चार बहनें थी आपकी? हम 4 बहनें. मैं सबसे छोटी हूँ. वालिदा तो बहुत आपकी, इसका मतलब है उस वक्त. जी, वेरी यंग. शी वाज इन हर mid 30s or 30s, I believe. ओह. Very sad. So very sad. She had a very tough life, but she's an amazing woman. Very strong आज तक. And मजेदार खातून है. मेरे वालिद, I was 8 जब उनकी डेथ हुई, तो मैं जो कि लड़का था, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक इंसान, सबसे पहले तो इंसान तो सब एक ही जैसा महसूस करते हैं, मगर फिर भी एक बच्ची की, बेटी की हैसियत से आपकी क्या कैफियत रही इस सारे अरसे में, यानी कि वालिद का इंतकाल हो जाना, किस किस मौके पे, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे ज़रूरत याद आना? अभी भी सॉरी, जब मैं छोटी थी और when I came into my teenage years, तब मुझे that was the first time जब मैंने रियलाइज़ किया कि एक मर्द का होना, एक बाप का होना आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में अम्मी और 3 बहनें और भाई मेरे जितना ही था. छोटा था, मेल उस तरह से नहीं था. कोई मेल फिगर नहीं था. So when you're a teenager and when you are growing up, तो अगर कोई आपको छेड़े या you know, तो एक आप किसको बताएंगे जाके, you know, so that is something that जिंदगी बहुत और तरह बिहेव करती है अगर बाप ना हो.
Sorry. So yeah, life is tough. और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि I miss my father. Things would have been different अगर वो जिंदा होते तो शायद चीजें फर्क होती हैं, you know. Yes. That's it. मैंने अपनी वालदा से एक बार पूछा, हालांकि माली मसाइल नहीं थे ज़िंदगी में, मैंने उनसे पूछा कि मेरे वालिद की डेथ हुई तो आपको क्या महसूस हुआ? वेरी लर्नड लेडी, माली इश्यूज़ नहीं थे, कोई उस तरह का वो नहीं था। फिर भी मैंने जैसे ही पूछा, पहला जो उनका फौरी जवाब था कि लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरे घर की छत उड़ गई है। दिस इज व्हाट शी सेड। मैं छोटी थी, मुझे याद है जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो आई डोंट नो क्यों तस्वीरें किसी ने बनाई उस वक्त, लेकिन मेरे अबू के डेथ की फोटोज हैं हमारे पास। मैं बहुत छोटी थी। क्या उम्र थी आपकी? मैं होंगी कोई 5-6 साल की होंगी। तो मैं उन तस्वीरों में खड़ी हुई हूँ और मैं हंस रही हूँ, मेरा भाई भी हंस रहा है। पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं था क्या है और क्या हुआ है। और फिर उसके बाद भी काफी सालों तक कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है, क्या बीत गई। अब अम्मी ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हम उस वक्त जितनी अब्बू के होते हुए पॉकेट मनी जो भी मिलती थी वो हमें इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मिलती रही। बट यस, व्हेन यू आर अ ग्रोइंग वुमन एंड यू सी योर फ्रेंड्स जिनके कि मैं अब्बू को बताऊंगी जाके, यू नो, ये इतनी सी बात ही आपको हिट कर जाती है। बिकॉज आप किसको जाएंगे बताने के लिए, क्योंकि हर चीज तो आपकी माँ हैंडल नहीं कर सकती ना। कुछ चीजें हैं जो एक बाप ही हैंडल करता है। So that is something that I still miss. I miss my father a lot, and I wish he was alive. But जो होता है ठीक है, it's okay. किस मौके पे जिंदगी में सबसे आपको अपने वालिद याद? सच बात तो यही है कि मैंने काम इसलिए करना शुरू किया था क्योंकि फाइनेंशियल हमारे हालात मुश्किल थे और सभी काम कर रहे थे, तो हमने भी काम करना शुरू कर दिया। तो उस पूरे और अभी भी मैं काम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। अब ज्यादातर मैं काम अपने पैशन के लिए करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा जिंदगी से, तब मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते। थक जाती हूँ जब मेरा दिल नहीं करता कुछ करने को। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए और आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ और कामयाबियाँ पैदा करे। और ये जो खला और ये जो महरूमी होती है, अगेन बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकता हूँ। ये कभी पुर नहीं हो सकता है, मगर जैसा कि आपने कहा कि लाइफ इज़ लाइक दैट, और ये भी कुछ ना कुछ सिखाता है, देता है आपको। ये महरूमी, ये दुख बहुत देखिए देता है। हर चीज का एक रीजन है। अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ये दुरुस्त है, you know? तो इसके पीछे कुछ यही रीजन होगा शायद। तो मैं एक बहुत शुक्रगुजार इंसान हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन जो कि नेगेटिव हो बहुत ज्यादा जिंदगी में। मुझे अंदर बहुत एक्सेप्टेंस है चीजों को लेके, तो इसमें भी कोई बड़ा बेहतरी ही होगी और बेहतरी ही है। इंसान वही है जो अल्लाह ताला की, लेकिन दुख तो दुख है और माँ बाप का दुख कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना इसकी, कोई रिप्लेसमेंट। यस, चलिए ये फरमाइए, मुड़ के देखें तो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आमना इलियास साहिबा की जिंदगी? एक सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लिए अभी भी होता है जब जब मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे हूँ जो मुझे बहुत पसंद हो। जैसे अभी मैं जो एक्शन फिल्म कर रही हूँ, इट्स माय फेवरेट डेज ऑफ वर्क, जबकि इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन मैं हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ आई एम एंजॉयिंग दैट थ्रूली। सेकेंडली व्हेन आई एम विद माय, जब मैं अपने भांजे और भतीजियों के साथ होती हूँ। और मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी? आई थिंक जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, बिकॉज उसने मेरी जिंदगी का एक कर्व बिल्कुल चेंज कर दिया था। फ्रॉम दैट आई बिकेम अ मॉडल से टू डायरेक्ट एन एक्ट्रेस एंड अ फिल्म एक्ट्रेस, सिल्वर स्क्रीन एक्ट्रेस। किस मौके पे, मैं अगेन चूंकि समझ सकता हूँ इस सारे मामले को,
किस मौके पे आमना ने अपनी वालदा को सबसे ज़्यादा खुश देखा? आपको लगा कि अच्छा आज मेरी माँ मुतमईन है, खुश है? वो जो हस्बैंड का अर्ली चले जाना दुनिया से, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ आप लोगों के लिए उन्होंने किया होगा ना, और फिर आपको लगा कि अच्छा आज ये मुतमईन है, कंटेंट है। आई थिंक मेरी शादी पे अब वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा, होंगी। ये खुशी कब दे दी आप उनको? दुआ करें, सब आए मिलके दुआ करें। और बहुत सारे लोगों के लिए गम हो गए। I really don't know. मेरे पास जवाब होता है तो मैं दे देती शायद आपको। चले आपकी शो पे आके बताऊंगी, ठीक है? अनाउंसमेंट, जी जी जी। ये अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा आमना, कोई ऐसी चीज जो लाइफ में आप डिलीट करना चाहो? Yeah, my father's death. I want to delete it from my life. I just want to delete that from my life. कि वो ना होता, you know. That's it. बाकी सारा कुछ अपना है, वो ठीक है, वो खुद किया है, वो सब रहे। वो लम्हा काश, वो लम्हा तो मेरा, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ। वो मैंने तो नहीं किया। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, मेरे ब्रदर इन लॉ, बहनोई जिसको हम कहते हैं, जुल्फिकार भाई, मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड हैं। और जब मैं, वो एक्चुअली हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, तो मैं छोटी सी थी, 3-4 साल की, जब से उनको जानती हूँ। हम पंजाब भी जाते थे शादियों पे, और ये और वो। एक और किस्सा भी है कि उन्होंने, मैं इतनी उनसे ज्यादा अटैच थी कि वो ना पंजाब जा रहे थे, तो एक स्टेशन पहले जहां हमने उतरना था वो उससे पहले उतर गए। तो मैंने उनके पीछे जंप मार दी। वो इसलिए उतरे कि उन्हें सामान ना उठाना पड़े, मैंने इसलिए जंप मार दी कि चले गए हैं। सो मेरी उनसे इस तरह की क्लोजनेस है। और फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि मेरी बड़ी बहन की शादी भी उनसे हो गई। जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं, तो मेरी जिंदगी में जो एक फादर फिगर का रोल है, वो सारा उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो जिसके लिए मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से, तो ही इज लाइक माय फादर नाउ, अ फादर फिगर इन माय लाइफ। ये आमना बड़ी उम्दा बात की आपने। अगेन, चूंकि आप बहुत बड़ी स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, सुपर मॉडल हैं, ये बड़ी अहम बात जाएगी। मैं अक्सर देखता हूँ ये हमारे यहाँ फेमिनिज्म की डिबेट के बाद ना, हम मिसोजिनी के हवाले से बात करते हैं, मगर हम मिसेंड्री के हवाले से बात नहीं करते हैं। दोनों का एहतराम ज़रूरी है, दोनों की अहमियत ज़रूरी है, दोनों के हुकूक ज़रूरी हैं, और दोनों के फ़राइज़ भी जो हैं वो ज़रूरी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा कि आप ज़िंदगी के हर रिश्ते को अहमियत देती हैं। इसी तरह से मर्दों को भी ख़वातीन के हवाले से हर रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए, हुकूक देने चाहिए, और उनका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना बहुत चाहिए। अच्छा लगा आमना, आप तशरीफ़ लाई। आपसे जब भी मुलाकात हो, जब भी आपको इंटरव्यू करने का मौका मिले, पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और आमना जो भी बात कर रही थी जुल्फ़िकार साहब की, उनके जो जुल्फ़िकार भाई हैं, पड़ोसी थे, फिर वो जुल्फ़िकार भाई हो गए, बहनोई हो गए। तो अब मैं, मुझे शायर का नाम याद नहीं, शेर बड़ा दिलचस्प है, मैं आपको सुना देता हूँ कि ऐ काश कोई बीच की दीवार गिरा दे, ऐ काश कोई बीच की दीवार गिरा दे, हमसाये का घर भी तो मेरे घर की तरह है। यही किया है भाई। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।